हम 2000 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक कायम रही रोमन सभ्यता की कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। आइए देखें कि रोमन सभ्यता का आर्थिक विस्तार कैसा था और इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। रोमन इकॉनमी। रोम वासियों ने व्यापक स्तर पर सड़कें, जलमार्ग, बंदरगाह, जल सेतु या एक्विडक्ट्स, खदानें और मिलें बनवाई थीं। उन्होंने डाक सेवा की शुरुआत भी की। रोमन टेक्नोलॉजी। रोम वासियों ने जल शक्ति से चलने वाली मिलें विकसित की थीं। स्पेन के क्षेत्रों में सोने और चांदी की खदानों में भी जल शक्ति का प्रयोग होता था। इन खदानों की उत्पादकता 19वीं सदी की खदानों से कम नहीं थी। रोमनों ने सुव्यवस्थित ढंग से सड़कों और जलमार्गों का विस्तृत जाल बिछाया था। एक्विडक्ट्स। रोमवासी सुदूर स्थित जल स्रोतों से शहरों में पानी पहुंचाने के लिए एक्विडक्ट्स या जल सेतुओं का निर्माण करते थे। गुरुत्वाकर्षण पर आधारित ये एक्विडक्ट्स थोड़ी ढलान के साथ पत्थर, ईंट या लेड की सतह पर चलकर शहर के स्नानागारों, टॉयलेट्स, झरनों, निजी मकानों, मिलों, बागीचों और खेतों तक पानी पहुंचाते थे। पहला एक्विडक्ट 312 बीसी में ही बन चुका था। कोमोडिटीज। रोमवासी गेहूं, शराब और जैतून के तेल का उपभोग और व्यापार प्रमुखता से करते थे। ये उत्पाद मुख्यतः स्पेन, गैलिक क्षेत्रों, उत्तरी अफ्रीका और इजिप्ट से आते थे। स्पेन जैतून के तेल का श्रेष्ठ उत्पादक था। बाद में उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र और साम्राज्य के पूर्वी भागों में भी ओलिव ऑयल का उत्पादन आरंभ हो गया था। सबसे अच्छी शराब कैंपेनिया, इटली में बनती थी। सिसिली और बेजेशियम भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात रोम को करते थे। शराब और ओलिव ऑयल जैसे तरल जिन बर्तनों में ले जाए जाते थे उन्हें एम्फोरे कहा जाता था। स्क्रीन पर आप अलग अलग आकार के इन पात्रों को देख सकते हैं। वेल्दिएस्ट रीजन्स। साम्राज्य में सर्वाधिक संपन्न और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र वह थे जो अपनी उर्वरता और उत्पादकता के लिए विख्यात थे। स्क्रीन पर आप इन क्षेत्रों के नाम देख सकते हैं। कैंपेनिया शराब के लिए मशहूर था तो सिसिली और बेजेशियम गेहूं के लिए। फयूम, गैलीली, गॉल के दक्षिणी भूभाग और दक्षिण स्पेन में स्थित बैटिका अत्यंत समृद्ध भूभाग थे। चौथी शताब्दी के बाद रोमन एम्पायर के पूर्वी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध हो गए थे। एक अभिलेख में सम्राट जस्टिनियन के काल में इजिप्ट के प्रांत से 2.5 मिलियन सॉलिडस मुद्राओं का टैक्स के रूप में प्राप्त किए जाने का उल्लेख मिलता है। यह राशि लगभग 17,500 किलो सोने की कीमत के बराबर थी। 5वीं और 6ठी शताब्दी में साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों ने समृद्धि के जिन स्तरों को प्राप्त किया था उन तक ये भूभाग 20वीं शताब्दी में भी नहीं पहुंच सके थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। साम्राज्य के सभी हिस्से समान रूप से विकसित नहीं थे। कम विकसित क्षेत्रों में उत्तरी अफ्रीका में स्थित नुमीडिया और उत्तरी स्पेन के भूभाग आते थे। नुमीडिया क्षेत्रों में घुमंतू चरवाहे रहते थे और उत्तरी स्पेन के क्षेत्रों में केल्टिक भाषा बोलने वाले गरीब किसान रहते थे जो पहाड़ों पर अपने घर बनाते थे जिन्हें कैस्टेला कहते थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर अलग था। शहरी लोगों के पास ज़्यादा संसाधन थे। वे पूरे वर्ष का राशन, जिसमें गेहूँ, जौ, बीन्स और दालें शामिल थीं, संचित कर लेते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खराब मौसम और अकाल की स्थिति में खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ता था। सामूहिक स्नानागार शहरी जीवन की विशेषता होते थे। शहरों में विभिन्न प्रकार के शो आयोजित होते रहते थे जिन्हें स्पेक्टेकुला कहते थे। करेंसी और बैंकिंग। प्रारंभिक काल से ही रोमन अर्थव्यवस्था मुद्राओं पर आधारित थी। 3री शताब्दी तक चांदी की मुद्राएं होती थीं जिन्हें देनारियस के नाम से जाना जाता था। 3री शताब्दी के बाद सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने सोने की मुद्राएं चलाईं जिन्हें सॉलिडस कहा जाता था। साम्राज्य में सुनियोजित बैंकिंग प्रणाली थी। फॉल ऑफ द एम्पायर। शांति और खुशहाली के दिनों में रोम के अलग अलग प्रोविंसेस से पर्याप्त टैक्स की वसूली होती थी और उसका एक बड़ा भाग विशाल सेना के रखरखाव पर खर्च होता था। 4ठी शताब्दी में सेना के खर्चे बढ़ते गए पर मौसमी उतार चढ़ाव के कारण कृषि की उपज उस रफ्तार से बढ़ न सकी। बार बार होने वाले गृह युद्धों, बारबेरियन आक्रमणों और 250 एडी के बाद फैले साइप्रियन प्लेग के कारण जनसंख्या में कमी आई और इससे कृषि और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए। कृषि और व्यापार कम होने से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। सेनेटर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सेना के अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे और वे आम लोगों से धन उगाही करने लगे थे। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई से समाज में असंतोष बढ़ता गया था। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ता गया और सीवेज निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण संक्रामक रोग फैलने लगे। पहले का बहुधर्मी समाज एक उदार समाज था जिसमें दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष का भाव नहीं था। 4ठी शताब्दी में क्रिश्चियनिटी के विरोध से शुरू हुई धार्मिक कट्टरता कॉन्स्टेंटीन द्वारा क्रिश्चियनिटी के ऑफिशियल रिलीजन घोषित किए जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई और धर्म के झगड़े बढ़ते चले गए। एक तरफ जहां रोमन एम्पायर के पश्चिमी हिस्सों में आर्थिक संकट गहरा रहा था और इसके कारण सेना निरंतर कमज़ोर होती जा रही थी, वहीं जर्मनिक ट्राइब्स पहले से ज़्यादा सशक्त होती जा रही थीं।
परिणामतः 395 एडी में एम्पेरर थियोडोसियस I के बाद साम्राज्य दो टुकड़ों में बंट गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी और वेस्टर्न रोमन एम्पायर जिसकी राजधानी रोम रही। विभाजित रोमन एम्पायर्स के नक्शे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विभाजित होने के बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर कभी भी स्थायित्व तो नहीं पा सका। 410 एडी में उत्तर पश्चिमी सीमा से आए जर्मनिक ट्राइब्स विसिगोथ्स ने रोम शहर पर आक्रमण कर दिया। 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत हो गया जब जर्मनिक लीडर ओडेसर ने आखिरी रोमन एम्पेरर रोमुलस अगस्टुलस को अपदस्थ करके इटली पर कब्जा कर लिया। इस बीच ईस्टर्न रोमन एम्पायर फलता फूलता रहा। 555 एडी में एम्पेरर जस्टिनियन के काल में यह अपने बृहत्तम आकार में था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। यह बाइजेंटाइन एम्पायर 1453 में राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर ओटोमन्स का कब्जा होने तक अस्तित्व में रहा। वीडियो खत्म होने से पहले आइए 2000 सालों तक चली इस लंबी सभ्यता के मुख्य पड़ावों पर एक नज़र डालें। 753 बीसी में रोमन किंगडम की स्थापना हुई। 509 बीसी में यह रिपब्लिक बना और 27 बीसी में एम्पायर में रूपांतरित हो गया। उसके बाद के लगभग 200 वर्ष शांति और खुशहाली के रहे। तीसरी सदी के संकट में ऐसा लगा कि साम्राज्य बिखर जाएगा, पर यह संभल गया। 395 एडी में यह पूर्वी और पश्चिमी एम्पायर्स में विभाजित हो गया। 476 एडी में पश्चिमी एम्पायर और 1453 एडी में पूर्वी एम्पायर का अंत हुआ। ये थी रोमन सभ्यता की कहानी। इस प्रयास पर अपनी प्रतिक्रिया कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद।